हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 16 मई 2021 और स्वागत है आपका द संडे एडिटोरियल में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए और भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस से रिलेटेड कुछ रिक्विजिट मटेरियल्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को ज्वाइन कर सकते हो। और आज के आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि हमें डिस्कस करना है। एक यहाँ पर छोटा सा आर्टिकल है जिसमें IITM के अंदर में कुछ नए रिसर्च कंडक्ट हुए थे जो कि लेंसलेस कैमरा से रिलेटेड है। एक्चुअल में इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज हुए थे जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, जिस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। आगे भी संभावना है क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इनसे और भी क्वेश्चंस सामने आएंगे। दूसरा ये वाला टॉपिक है, यहाँ पर जैसे आपको याद होगा कि 2 साल 3 साल पहले शायद आपने पढ़ा हो इसके बारे में, CRISPR-Cas9। तो यहाँ पर जिस हिसाब से ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक रिवोल्यूशन पीरियड था जिसमें हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके म्यूटेशन के फॉर्म में या फिर जीन्स को कट करके कुछ नया जीन पेस्ट करके एक नया सिस्टम बना रहे थे। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसको हम लोग कैंसर ट्रीट करने के लिए या फिर कुछ एम्ब्रियोनिक डिसीज ट्रीट करने के लिए, ऐसी चीज़ों में हम इनको यूज़ करते थे। इसी तरीके से एक और फॉर्म ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं ADC, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स। ये क्या होते हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल। सबसे पहले हम सिंपल सा टॉपिक उठाते हैं कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप अभी इस पिक्चर से समझ जाओगे और इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में आप बिठा भी लोगे कि दोनों के डिफरेंस क्या है। हमेशा दो बात का याद रखना है, मतलब एक तो वर्ड्स पर जाना है। वर्ड्स अगर वर्चुअल है तो वर्चुअल में कुछ भी रियल नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। और नाम भले वर्चुअल रियलिटी है लेकिन फोकस हमें वर्चुअल पर करना है, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब हम किसी चीज में ऑगमेंटेशन कर रहे हैं, मतलब हम कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ आगे उसमें प्रोसेस कर रहे हैं और उसके बाद हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है। फिलहाल इतना ही समझते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपके सामने कुछ पिक्चर्स रखता हूँ लाइक दिस। आपने बहुत सिंपल सा ये लेंसकार्ट वाला एड देखा होगा जिसमें आप 3D चश्मा अपने ऊपर ट्राई करके देख सकते हो, या फिर आपने ऐसा वाला कुछ देखा होगा कि ब्लैंक रोड है आपके सामने, बट जैसे ही आप कैमरा ऑन करते हो यहाँ पर एक पिकाचू जो है ये चलने फिरने लगता है। हमारे मोबाइल फ़ोन में ब्यूटी एप्लीकेशन है कैमरा में, आजकल सब लोग वही यूज़ करते हैं सुंदर दिखने के लिए। तो ये सब क्या करते हैं ना कि ये रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि हमारा चेहरा रीड करते हैं। या फिर जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि रोड पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ये एक शॉपिंग सेंटर है, ये कॉफ़ी शॉप है, मेडिकल शॉप है, रेस्टोरेंट है। इन सबको ये फिजिकली देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है और उसके बेसिस पर हमें रिजल्ट देगा। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के, जिसमें हम रियल वर्ल्ड के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ उस रियल वर्ल्ड पे हम कुछ चीज़ों को सुपर इम्पोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कैमरा या कोई भी टेक्नोलॉजी। तो बात अपने ब्यूटी एप्लीकेशन की हो या फिर हम किसी भी लोकल स्ट्रीट पर ऐसे किसी भी एनिमेटेड कैरेक्टर को प्लेस करने की हो, या फिर 3D वीडियो रिकॉर्ड करके चश्मा नापने का या फिर ट्राई करने का हो, वो सब जगह पर हम ऑगमेंटेड रियलिटी ही यूज़ करते हैं। सिंपल सा अगर आपको कभी भी डिफरेंशिएट करना होगा तो एक बात का आप हमेशा याद रखना कि ऑगमेंटेड रियलिटी में हमेशा रियल वर्ल्ड रहेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप दीन दुनिया से बिल्कुल विमुक्त हो जाओ और फिर आप कुछ दूसरी दुनिया में पहुंच जाओ और वहां पर इंजॉय करो या फिर कुछ बिल्कुल अलग सी चीज़ों को देखो। नहीं हो सकता ऐसा। ऑगमेंटेड रियलिटी में हमेशा एक इंटरेक्शन होगा फिजिकल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड के साथ और आपके सुपर इम्पोज्ड इमेजेस के साथ, जो कि हम इस वाले पिक्चर में देख सकते हैं या फिर कहीं इन सारे पिक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई ऑगमेंटेड रियलिटी की। जब हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं तो वर्चुअल रियलिटी में कुछ ऐसा हमारे सामने सिनेरियो प्रेजेंट होता है जिसमें हमें वर्चुअली प्रेजेंट होना होता है। वर्चुअली मतलब कि हम फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें एक कंडीशन बिल्कुल मस्ट हो जाती है कि हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल लेंसेज पहनने पड़ सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कपल एंजॉय कर रहा है मूवी को। अब इनके दिमाग में इन दोनों के साथ ये कुछ पीछे मूवी चल रही है, लेकिन इनका आउटर फिजिकल वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इनको कोई हाई करके निकल जाए तो इनको समझ में भी नहीं आएगा कोई इनके सामने से गुजर गया है या फिर जो भी हो जाए, मतलब इनका फिजिकल वर्ल्ड के साथ कोई भी टच नहीं है। तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक वर्चुअल रियलिटी का यही है कि हमें एक एक्सटर्नल डिवाइस अपने आंखों के सामने पहनना पड़ेगा। मतलब कि हम दीन दुनिया से विमुक्त हो जाते हैं इसमें और अपने आंखों के सामने
पट्टी तो नहीं बांधते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज बांध लेते हैं जिससे कि हमें फिजिकल वर्ल्ड दिखना बंद हो जाता है और हम एक वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये है वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, इवन जैसे हम लोग आपने देखा होगा कि हम लोग मूवीज देखने जाते हैं, तो आजकल बहुत बढ़िया चलन है कि हम 3D मूवीज देखने जाते हैं सिनेमा हॉल्स में। तो उसमें क्या होता है कि हमें एक सिंपल पोलराइड स्पेक्स पहना दिया जाता है और उसके बेसिस पर हमको सब चीज 3D में दिखने लगता है। अगर उसकी बात करें तो वो भी हमारा वर्चुअल रियलिटी ही है। क्यों? क्योंकि जितनी देर हम मूवी की स्क्रीन देखते हैं उतनी देर हम किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी ने इंटरेक्ट किया तो इस स्क्रीन का जितना बढ़िया हम फायदा उठा रहे थे और मजे ले रहे थे वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपके सामने कोई आके खड़ा हो जाए तो ये खत्म, मतलब एज सून एज कि आपने फिजिकल वर्ल्ड से इंटरेक्ट किया आपका वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्शन कट जाएगा। तो ऐसी चीजों को आप हमेशा ध्यान दे सकते हो। हमेशा ये क्या होंगे, आपके लिए वर्चुअल रियलिटी का काम करेंगे। आपने कुछ दिनों पहले एक और भी एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले, बहुत साल पहले इनफैक्ट, एक ऑडियो क्लिप आया था हम सबके पास जिसमें एक वर्चुअल बार्बर शॉप का उसमें ऑडियो क्लिप था। तो उसमें वो बोलते थे कि भाई आंख बंद कर लो, हेडफोन लगा लो अपने राइट ईयर और लेफ्ट ईयर में, और उसके बाद वर्चुअल हेयर कटिंग का एक्सपीरियंस लो। कैंची पीछे से ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ चल रही थी और हमें बिल्कुल फील होता था कि हाँ कैंची हमारे लेफ्ट ईयर के ऊपर है, राइट ईयर के ऊपर है, हमारे बैक है, बिल्कुल टॉप हेड पर है। तो ये सब क्या है, सब वर्चुअल रियलिटी है। क्योंकि एक बार आपने आंख खोल ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए। अभी मुझे लगता है कि क्लियर हो गया है कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में बेसिक क्या डिफरेंस होता है, क्या कंडीशंस हैं, वो सारी चीजें अब हमने क्लियर कर ली। इस आर्टिकल में एक्चुअल में लेंसलेस मिरर की बात की गई थी, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि यूजुअली हमने आजकल DSLR देखा होगा। DSLR कैमरा जो होते हैं उनमें लेंस लगते हैं और बहुत बड़े बड़े लेंस लगते हैं, हैवी लेंस होते हैं, काफी महंगे भी आते हैं। तो इनका बेसिक बिल्कुल सिंपल सा काम होता है कि सामने जो भी चीजें हैं उनको रियलिटी में परसीव करो और वैसी फोटो को क्रिएट कर दो इमेज सेंसर के थ्रू। ठीक है, यहां पर इस लेंस को अब अवॉइड कर दिया गया है। मतलब कि आपने देखा होगा कि अभी आप अगर अपने फोन से, जिसमें 3-4 कैमरा लेंसेज पीछे लगे होते हैं, आप अगर उससे फोटो खींचते हो तो आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और आपकी फोटो जो है वो और सुंदर दिखने लगती है। लेकिन जब आप उसको जूम करते हो तो आपके हेयर डिफरेंसेस में बहुत क्लियर समझ में आ जाता है कि भाई ये झूठ बोला गया है, हमसे बेवकूफ बनाया गया है। इसमें 2 लेंस का यूज हुआ है कि एक लेंस क्या कर रहा है, पूरी फोटो खींच रहा है, और दूसरा लेंस जो है वो डेप्थ एनालिसिस कर रहा है। उसके बेसिस पर किसको हमें ब्लर करना है वो डेप्थ वाला कैमरा सिग्निफाई करके एक वर्चुअल इमेज प्रेजेंट कर रहा है। ये रियलिटी की बात नहीं है। लेकिन जब भी हम ऐसे कन्वेंशनल कैमरास की बात करते हैं तो हम हमेशा यही देखते हैं कि जिस पर हमारा फोकस होगा केवल वहीं पर फोकस होगा और बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ब्लर होगा। तो इसमें कोई वर्चुअल इमेज क्रिएट नहीं होता, बल्कि हम रियल फुटेज देखते हैं। ठीक है, तो ये तो कन्वेंशनल कैमरा है। लेंसलेस कैमरा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि ऐसा कोई भी लेंस प्रेजेंट ही नहीं होगा। यूजुअली जो भी फोटो खींची जाएगी वो एक ऐसा इमेज सेंसर पर प्रिंट होगी, और इमेज सेंसर हो सकता है ये ब्लरी इमेज हो या कुछ भी हो, इसको कुछ एल्गोरिदम्स की मदद से इसको करेक्ट करेगा। तो अभी इस आर्टिकल में यही बोला गया है कि IITM के जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप किया है जिससे कि अगर हम लोग लेंसलेस कैमरा का कोई ब्लर इमेज भी है तो उसको भी बहुत क्लियर डायमेंशंस में देख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ़ायदा लेंसलेस कैमरा का ये हो सकता है ना कि जो अभी बड़े बड़े DSLR लेके हम लोग चलते हैं, और अभी जो मोबाइल के फॉर्म में आपने देखा होगा कि एक एक्स्ट्रा एज निकला होता है लेंस के लिए। आपने देखा होगा पूरा मोबाइल बिल्कुल फ्लैट होगा, मतलब अगर मैं कुछ इस तरीके से मोबाइल ड्रॉ करूं तो यहाँ पर जो भी कैमरा लगा होता है ये हमेशा रेज्ड प्लेटफॉर्म पर होता है, मतलब उठा हुआ होता है। मतलब इसमें भी लेंस ही यूज होता है, यही वाला कन्वेंशनल कैमरा वाला लेंस। अगर ये आ जाए ना लेंसलेस कैमरा तो ये बिल्कुल फ्लैट हो सकते हैं। और इवन केवल इतना ही नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबल स्क्रीन वाले कैमरा, मतलब कि अगर हम अपनी जेब में मोड़ मार के उसको कुछ भी रख लें तो वो कैमरा का काम करेगा। निकालेंगे उसको, पूरा फोल्ड ओपन करेंगे और फोटो खींचेंगे, फिर जेब में मोड़ के रख लेंगे। तो ऐसे लेंसलेस कैमरा हमारे काम आ सकते हैं, फ्लेक्सिबल स्क्रीन के साथ आ सकते हैं। बहुत थिन होंगे, ये पेपर के बराबर भी थिन हो सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा कुछ भी बनाया नहीं गया है, बट स्टिल आगे के ज़माने में हम इन सब चीज़ों को देख सकेंगे। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल हुआ। आगे के आर्टिकल को हम डिस्कस करें उससे पहले आज सुबह एक वीडियो हमने पब्लिश की थी जिसमें ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि अभी के जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, जैसे कि अभी 10 अक्टूबर आपका डेट है, तो 10 अक्टूबर का ये जो डेट होता है इसमें अभी 5 मंथ्स के आसपास का टाइम है। अब 5 मंथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है कि हम कुछ मेंस की प्रिपरेशन कर लें। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया बैच अनाउंस किया था, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस, जिसकी वैलिडिटी हमने 2022 तक रख दी है।
क्यों ऐसा किया है? क्योंकि देखो बहुत अनसर्टेनिटी है। पिछले साल भी हमने देखा कि लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन किए और फिर से इस बार भी ऐसा ही हो रहा है कि डिले हो जाती हैं चीज़ें, समझ में नहीं आता है कि क्या करें, अभी इस साल की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें या फिर 2022 में चले जाएं। इन सभी कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए और जो फियर फैक्टर इन्वॉल्व होता है हम सबके मन में, उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये कोर्स है कि 2021 में तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा, 2022 में भी आपके साथ रहेगा। मेंस के प्रोग्राम में जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेट्स से वीडियो लेक्चर्स, मेंस पर्सपेक्टिव के सारे टॉपिक्स, मेंस की टेस्ट सीरीज जिससे कि हम खूब सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, इवैल्यूएट करके देख सकते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन के साथ साथ कुछ हम इसमें आंसर राइटिंग की क्लासेस और प्लस आपको वीकेंड टेस्ट भी देंगे और प्लस कुछ एक्सपर्ट के द्वारा इवैल्यूएटेड कॉपीज होंगी, जैसे कि ये 8 फुल लेंथ टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। इसमें डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल्स जो कि लिमिटलेस स्टडी मटेरियल्स को लिमिटेड या लिमिटेशन प्रोवाइड करेगा, प्रॉपर शेड्यूल रहेगा, एसे राइटिंग की क्लासेस हैं, आंसर राइटिंग की क्लासेस है, तो एक पूरा फुल फ्लेजेड प्रोग्राम है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको विजिट करना पड़ेगा video.onlyis.in पे और वहाँ पर आप इसको एक बार देख सकते हो। कुछ ट्रायल क्लासेस भी अगर आपको देखने हैं तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हो। 24 में से स्टार्ट है। जो भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स हैं वो जरूर से इसको एक बार देख सकते हैं, जो भी सीरियस हैं अपने मेंस के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यहाँ पर एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट से रिलेटेड था। इसमें इन्होंने ना प्रोटीन भी ऐड कर दिया है, तो ये अब हो गया है प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट, जिसको हम लोग बोलेंगे PAC। ठीक, इसमें इन्होंने एक और सिस्टम यूज किया है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिक्स। अब ये सब क्या है, इनको एक बार डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज में ये इसलिए रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटीज के कुछ रिसर्चर्स ने एक ऐसा नैनो पार्टिकल डिजाइन किया है जो कि ऐसे डिसीजेस को भी क्योर कर सकता है जो अभी तक अनक्योरेबल थे, लाइक पैनक्रियाटिक कैंसर। उनको अभी तक हम लोग ट्रीट ही नहीं कर पाते थे। तो उनको ट्रीट करने के लिए, उनको सही करने के लिए ये एक पोटेंशियल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जिससे कि हम ऐसे खतरनाक बीमारियों को भी सही कर सकते हैं। अब 2 चीज़ों का यूज़ किया गया है इसमें, जैसा कि मैंने बताया, एक है बायोलॉजिक्स और दूसरा है एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट, जिससे कि हम प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे जो बाद में PAC प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट बन जाएगा और इसके साथ साथ बायोलॉजिक्स का यूज़ करेंगे। तो अभी तक केवल मोटा मोटा और भारी भरकम शब्द ही हमारे सामने आया है। बायोलॉजिक्स क्या होता है उसको समझते हैं। बायोलॉजिक्स एक प्रकार का ड्रग है, ठीक है। अब ये ड्रग बनता कैसे है वो डिफरेंट है। ये ड्रग हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी सेल्स हैं उनके या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनसे ये ड्रग बनता है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? कोई भी हो सकते हैं। हम इंसान भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग ऐसे ड्रग्स को डेवलप करते हैं। लेट सपोज एग्जाम्पल के तौर पर आप रिकॉम्बिनेंट DNA बोल सकते हो। जो रिकॉम्बिनेंट DNA है, नॉर्मली DNA में अगर हमने कुछ भी छेड़छाड़ कर दी और उसका एक सीक्वेंस, मतलब कि अगर मान के चलो ये DNA का सीक्वेंस है, हमने इस सीक्वेंस से यहाँ तक का कुछ क्रॉप किया और इसके जगह पे कुछ और प्लेस कर दिया, तो ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA। तो इस तरीके के जो ड्रग्स बनते हैं लिविंग सेल्स वाले, उनको यूज करना हम बोलते हैं बायोलॉजिक्स। ठीक, बायोलॉजिक्स समझ में आ गया। अभी दूसरा जो था वो था हमारा ADC, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स। देखो इस पूरे पिक्चर में हालांकि बहुत सिंपल से समझाने की कोशिश की तो गई है, बट मुझे लगता है बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया इन्होंने। एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स के लिए ना हम यहां से इस पिक्चर से समझते हैं, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखो ये जो रॉकेट आपको दिख रहा है ना, आप समझना कि ये हमारा एंटीबॉडी है। ठीक, अब क्या होता है कि कभी भी हमारे शरीर में कोई भी बाहरी सेल्स अगर आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एंटीजन, ये यहां पर है, तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि ये ब्राउन कलर वाले जो दिख रहे हैं ना, ये सारे, ये सब कोई भी बाहर के पैथोजेंस हैं या फिर कुछ ऐसे खतरनाक चीज हैं जो कि हमारे शरीर में बाहर से आ गए हैं। अब उनसे लड़ने के लिए ये एंटीबॉडीज आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो एंटीबॉडीज के पास क्या फैसिलिटी है कि ये टारगेट कर सकता है किसी भी को भी। ठीक है, उसको पहचान में आना चाहिए कि बस ये अपने शरीर का हिस्सा नहीं है, इसको निकाल के फेंक दो सीधे या फिर डिस्ट्रॉय कर दो। और दूसरी ये भी कि ये बहुत गुंडा टाइप का है, मतलब कि क्या होता है कि ये घर के अंदर घुस के हमला करने वाला होता है। अभी क्या इसका मतलब है कि अगर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमें पता चल जाए एंटीबॉडीज को कि यहाँ पर इसके अंदर घुस के इसको डिस्ट्रॉय करना है ना, तो वो कैंसरस सेल्स के अंदर घुस के उसको डिस्ट्रॉय करेगा। अब सोचो कि अगर हमारे पास ये बॉम्ब्स के फॉर्म में अगर कुछ ड्रग हो, ठीक है,
आपने बहुत बार ऐसा भी सुना होगा कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम लोग कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं, है ना। तो कीमोथेरेपी के लिए आप समझो ये बॉम्ब जैसे हैं। अभी क्या होता है कि मान के चलो हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में कैंसरस सेल्स हैं, मतलब कि वहाँ पर एक पूरा लंप बन गया है कैंसरस सेल का। तो अब इस बॉम्ब का क्या काम होगा कि ये वहाँ पर जाएगा और वो विस्फोट हो जाएगा, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि कौन से बाहर वाले सेल्स हैं, कौन से अपने शरीर के अच्छे वाले सेल्स हैं, सबको बिल्कुल ध्वस्त कर देगा विस्फोट करके। तो कीमोथेरेपी के इसीलिए साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, हमने पढ़ा है, क्योंकि ये हेल्दी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि हमारे बॉडी का नॉर्मल फंक्शन बहुत खराब हो जाता है। इसीलिए कीमोथेरेपी बहुत लास्ट स्टेज पर ही हम यूज़ करते हैं, बहुत मतलब जब अर्जेंसी होती है तभी करते हैं। और फिलहाल कीमोथेरेपी वैसे तो कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैंसरस सेल्स तो ज़्यादा खतरनाक है, साथ में कुछ हेल्दी सेल्स मर भी गए तो भी ठीक है, उसको बाद में ट्रीट कर लेंगे। फिलहाल इससे दूर होने के लिए कीमोथेरेपी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अभी इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखा जाए कि कीमोथेरेपी तो चलो एक चीज़ है, अब मान के चलो कि इस बॉम्ब को हम किसी ड्रग से रिलेट कर देते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा ड्रग है जो उसको पता है कि हम किसी भी एंटीजन के अंदर घुस के क्या करें कि ये डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। ये ड्रग कुछ भी हो सकता है। अगर हमने इस ड्रग या फिर इस बॉम्ब जैसे ड्रग को हमने एंटीबॉडीज के ऊपर माउंट कर दिया, ठीक है, और फिर हमने जब इसको भेजा शरीर के अंदर, तो उसमें क्या फ़ायदा मिला पता है। जो ये हेल्दी सेल्स को भी टारगेट कर लेता था, अब ये बॉम्ब को पता है कि भाई हेल्दी सेल को टारगेट नहीं करना, क्योंकि इसके पास एक दिशा निर्देश करने के लिए एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी के साथ ये जो भी टारगेटेड एंटीजेंस होंगे या फिर जो भी आउटर सेल्स होंगे, पैथोजेंस होंगे, उनके अंदर घुसेगा और उनको ही डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये पूरा काम किसका है, ये है अपना एडीसीज, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम इस ड्रग पे प्रोटीन चिपका दें अगर, तो ये बन जाता है प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये है हमारा PAC, जिसका अभी हम लोग इसमें यूज करें। प्रोटीन क्यों यूज करते हैं इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करते हैं। अब ये प्रोटीन के लगने से होता क्या है, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि नॉर्मली हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स, आप बोल सकते हो कि 20,000 प्रोटीन्स हैं, ठीक। उसमें से कोई भी एक डैमेज हो जाता है। मान के चलो कि इंसुलिन एक प्रोटीन है, ठीक। तो पैनक्रियाज के अंदर ये इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। कभी भी अगर हमें इंसुलिन की कमी होती है तो हम लोग बाहर से ये इंसुलिन इंजेक्ट कर लेते हैं, तो ये कमी पूरी हो जाती है। लेकिन ये तो तब पॉसिबल है ना जबकि ये सेल के बाहर बाहर घूमने वाला प्रोटीन है। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सेल के अंदर मिलेंगे हमें, तो उस केस में प्रॉब्लम आ जाएगी कि हम बाहर से इंजेक्ट करके उनको कुछ नहीं कर सकते। हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए। एक तो दिक्कत ये है कि 20,000 प्रोटीन में से कौन सा प्रोटीन हमारा खराब है, उसको छांट के निकालना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा करता है। सपोज कि ये प्रोटीन दिखते कैसे हैं, तो आप ये समझ लो कि बर्थडे पर जो भी हम लोग स्पार्कल वाले कलरफुल सजाने के मटेरियल्स लगाते हैं, वैसा ही दिखने में होता है कुछ प्रोटीन। कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं बट मेजरली ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स का एक पूरा नेटवर्क है, ठीक है, जो कि किसी को सराउंड कर सकता है, और उसके लिए कोई भी टारगेटेड सेल काफ़ी सही तरीके से सराउंड हो भी जाएगा। प्रॉब्लम क्या आती थी अभी तक मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो अभी भी हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज थे ऑलरेडी, जिसकी मदद से हम लोग टारगेट कैंसरस सेल्स को टारगेट करते थे और उसको डिस्ट्रॉय भी कर देते थे। प्रॉब्लम कहाँ आती थी, प्रोटीन की ज़रूरत कहाँ पड़ गई, उसके बारे में एक बार मैं आपको बताता हूँ। इस डायग्राम से आप समझ जाओगे। मान के चलो कि कैंसरस सेल्स ऐसे कुछ शेप के हैं, आप सिकल शेप देख सकते हो यहाँ पर। तो हमें पता है कि अगर हमने कोई भी एडीसी या फिर PAC प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स अभी नहीं भी है, तो मान लो कोई भी एडीसी भी अगर हमने भेजा ना, तो वो इसको अच्छे तरीके से अंदर इसके कैप्चर कर लेगा यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते होगे कि इसके अंदर ये फिक्स कर लेगा, मतलब कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा जो कि इसके अंदर फिट हो जाएगा। लेकिन कुछ कैंसरस सेल्स या फिर कुछ ऐसे एंटीजेंस इतने बड़े शेप के थे और इतने इरेगुलर स्ट्रक्चर के थे कि उसके अंदर कुछ भी फिट करना बहुत मुश्किल है। तो जब फिट ही नहीं कर पाएंगे तो हम टारगेट क्या करेंगे, ड्रग डिलीवरी सिस्टम को इसके अंदर भेज के इसको डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। वहां पर रोल आता है प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन एक नेटवर्क है, एक मेश है, वो किसी को भी कवर कर सकता है। तो अगर हमने उसके ऊपर एंटीबॉडी चिपका दिया तो एंटीबॉडी को पता है जाना कहाँ है। आप ये समझो कि एंटीबॉडी PAC को आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट एक इन्वेलप के अंदर एक चिट्ठी है जिसके ऊपर एड्रेस लिखा है। तो ये जो इन्वेलप के ऊपर एड्रेस लिखा है ये हमारे लिए एंटीबॉडी हो गई, ठीक है। जाना कहाँ है इसको पता है।
इसके अंदर हमने जो चिट्ठी छिपाई है ना, वो हो गया हमारा ड्रग या फिर हो गया हमारा प्रोटीन। तो ड्रग या प्रोटीन कुछ भी यूज़ कर सकते थे। ड्रग यूज़ करते तो नॉर्मली हमें ये पता होना चाहिए था कि ये ड्रग इसमें जाके फंस जाए, बट कुछ बड़े सेल्स हैं जिनमें नहीं फंस पाते हैं, तो हमें यहाँ पर प्रोटीन लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमने प्रोटीन रख दिया। तो प्रोटीन क्या है? एक चिट्ठी है जिसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि हाँ भाई इसको जाके घेरना है, इस तरीके से इसको डिस्ट्रॉय करना है वगैरह वगैरह। तो एंटीबॉडी हमें दिशा निर्देशन देगा और प्रोटीन उस डिफेक्टिव सेल को कवर करके उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो यही है पीएसी, और इसीलिए हमने बायोलॉजिक्स और पीएसी दोनों को मर्ज किया, और इसके बेसिस पर हमने फिर डेवलप किया एक नया सिस्टम जिससे कि हम लोग कैंसरस सेल्स को इरेडिकेट कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी इनक्यूरेबल डिसीजेज हैं उनके लिए ये काम आएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि जो बेंट शेप के होते हैं या फिर कॉनकेव लाइक कप लाइक स्ट्रक्चर्स के होते हैं, वहां पर कुछ भी चीज़ों को फंसना बहुत आसान हो जाता है। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम ईजी होता है, लेकिन जब बड़े होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर जिनका होता है, तो उनके लिए तो भाई प्रोटीन ही काम आएगा। तो ये बिल्कुल नई चीज़ थी अभी तक हमारे लिए। तो पैनक्रियाटिक कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी भी अब हम ट्रीट कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन की मदद से, इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम की मदद से। तो आशा करता हूं कि ये जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है या फिर एडीसी कोई आपसे पूछ ले या पीएसी पूछ ले, उन सब के बारे में अब आप बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हो, समझा सकते हो किसी को भी। ठीक है, तो आज के इस डिस्कशन में बस इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये आर्टिकल समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।